हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम यह जानेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है या बहुल आवेशों के बीच बल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको जब अंकित प्रश्न हल कराया जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलते हैं कि कई आवेश दे दिए गए होते हैं, उनके बीच हमें बलों की गणना करनी पड़ती है। तो इसी अध्यारोपण के सिद्धांत पर वहाँ विद्युत बल की गणना आसानी से कर लेते हैं। तो यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के कई पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, तो जो लोग इस चैप्टर के पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे और इस चैप्टर का पिछला पार्ट जो भी अपलोड किया गया है उसको पहले स्टडी अच्छी तरह से कर लेंगे, ताकि आपका आज का जो ये नेक्स्ट पार्ट है अच्छी तरह से पूरा समझ में आए और इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। तो ये टॉपिक हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? क्वेश्चन हमारे इस पर बनता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, या अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, अध्यारोपण का सिद्धांत से क्या आशय है, अध्यारोपण के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, या अध्यारोपण के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि किसी एक आवेश पर जो बल होता है वह अन्य आवेशों के बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो आज की इस वीडियो में यही स्टडी करने वाले हैं। तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है हेडिंग डाल लेंगे, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि अध्यारोपण का सिद्धांत तभी लगाया जाता है जब कई आवेशों के बीच हमें वैद्युत बल की गणना करनी हो। इसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारे कई आवेश हों, जैसे यहाँ हमारा आवेश ले लिया गया है Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो इसमें से किसी एक आवेश पर जो बल होगा वह अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए अगर Q1 पर जो बल है तो Q2 के कारण जो बल लगेगा, Qn के कारण जो बल लगेगा, Q3 के कारण जो बल लगेगा, इन सभी बलों का जो योगफल होगा वह परिणामी बल Q1 आवेश के कारण जो बल होगा उसके बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं या बहुल आवेशों के बीच का बल कहते हैं। तो डिफिनेशन इसकी क्या है कि यदि कोई भी ऐसा निकाय हो जिसमें कई आवेश हों तो उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर, समझेंगे अच्छी तरह से इसे, कि कोई भी ऐसा निकाय हो जिसमें कई आवेश हों तो उन आवेशों में से किसी भी एक आवेश पर जो बल होगा वह अन्य आवेशों के अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट करेंगे, यदि किसी निकाय में अन्य आवेशों तो किसी एक आवेश पर बल यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के अलग अलग अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। डिफिनेशन नोट करेंगे
डिफिनेशन आपको बताइए, किसी निकाय में यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर जो बल होता है अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है उनके वेक्टर योग के बराबर होता है। जैसे आपको यहाँ मान लिया गया कि यदि एक निकाय हमारा है जिसमें n आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट n आवेश है, और हमें Q1 आवेश पर वैद्युत बल की गणना करनी है। तो Q2 Q3 Qn का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश वेक्टर R12 क्रमशः वेक्टर R12 वेक्टर R13 डॉट डॉट वेक्टर R1n है। तो इसको हम मान लेंगे, वैद्युत बल की गणना करेंगे तो इसके लिए माना गया कि माना एक निकाय जिसमें n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। तो इसमें से आप किसी भी एक बल पर एक आवेश पर बल की गणना कर सकते हो। तो यहाँ हमने आवेश Qn लिया तो Q1 पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। तो Q1 आवेश पर वैद्युत बल की गणना करनी है। Q2 Q3 Qn का Q1 के सापेक्ष स्थिर सदिश क्रमशः Q2 Q3 डॉट डॉट Qn का Q1 के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R12 वेक्टर R13 डॉट डॉट वेक्टर R1n है। तो अब इनके Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वेक्टर F12 है। Q3 के कारण Qn पर लगने वाला बल वेक्टर F13 है, और Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F1n है। तो बारी बारी से हम सभी बलों को निकालेंगे। तो पहले Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल तो आएगा वेक्टर F12। तो कूलाम के नियम का भी फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 K इंटू, नोट करेंगे इसे अच्छी तरह से, 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो स्थिर सदिश हमारा है वेक्टर R12 का स्क्वायर, यहाँ एकांक सदिश का गुणा हो जाएगा वेक्टर R21। इसी प्रकार निकालेंगे Q3 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल आ जाएगा वेक्टर F13, फिर होगा हमारा 1/4πε0 K इंटू Q1 Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश हो जाएगा R31। इसी प्रकार Qn का निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा वेक्टर F1n इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Qn अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश Rn1। तो अब Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल निकालेंगे। तो Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल
तो F1 बराबर होगा, सभी बलों का योग इसके बराबर होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो सब में हमारा कॉमन निकलेगा 1/4πε0। तो 1/4πε0 सभी में कॉमन होगा। तो यहाँ हमारा आएगा Q और सभी में से Q1 भी कॉमन होगा, तो आएगा Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R21 प्लस, यहाँ से कॉमन निकलेगा Q3 कॉमन होगा, सॉरी Qn कॉमन होगा, तो आएगा Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R31 प्लस डॉट डॉट इसी तरह n तक जब जाएंगे तो आ जाएगा Qn अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू एकांक से Rn1। क्लियर है? इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे और एक अच्छी सी नोटबुक आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो को बार बार देखा करिए, लेसन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम Q2 आवेश पर निकालेंगे तो F2 बराबर सबका सदिश का योग बराबर कर देंगे। Q3 मतलब कई आवेश में से किसी भी एक आवेश पर बल के हम वैद्युत बल की गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे अच्छी प्रकार से। तो निर्वात के लिए हमारा K बराबर कितना 1 रखा जाता है। निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है, K बराबर 1 होता है। तो आ जाएगा F1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1, ये हो जाएगा Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R21 प्लस Q3 अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R31 प्लस डॉट डॉट Qn अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश Rn1। नोट कर लेंगे, फिर से एक बार इसको समझ लेंगे। तो टॉपिक हमारा जो है बहुलावेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपको डिफिनेशन बताई गई कि यदि कोई भी निकाय हो, सिंपल भाषा में समझ के याद करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कोई भी निकाय है, या मान के चलेंगे कि कोई निकाय है जिसमें हम यह मान लेते हैं कि अनेक आवेश है। तो अनेक आवेशों में से किसी भी एक आवेश पर जो बल होगा तो उसे छोड़ करके जितने आवेश बचेंगे सभी आवेशों के कारण अलग अलग जो उस पर बल लगता है, तो सभी बलों का वेक्टर योग क्या होता है, बराबर होता है। इसी को माना गया कि एक निकाय जो हमारे इसमें कई आवेश कितने आवेश हैं, n आवेश हैं। उस n आवेश को माना गया Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट Qn तक है, क्योंकि आवेश को Q से व्यक्त किया जाता है। तो Q1 आवेश पर हमें बल की गणना करनी है। हम Q2 आवेश पर भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। यह वेक्टर F2 निकालेंगे तो आएगा 1/4πε0। यहाँ Q1 कॉमन था तो Q2 कॉमन होगा, यहाँ Q1 होगा, यहाँ Q3 होगा, Qn होगा। इसी प्रकार Q3 का निकाल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से जब कई आवेशों के बीच बल कार्य करता है तो किसी एक आवेश पर हमें बल की गणना करनी हो तो वहां अध्यारोपण का सिद्धांत हमें प्रयुक्त करना पड़ता है। तो इसको माना गया कि Q2, Q3, Qn के सापेक्ष स्थित सदिश हमारा वेक्टर 1 2 वेक्टर 1 3 डॉट डॉट वेक्टर 1 n है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल निकाला गया, तो दो आवेश हुए। जब दो आवेश होते हैं तो बताया गया था दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब भी निकाला जाता है तो कूलाम के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान स्थिर सदिश इसकी R12 का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश आ जाएगा R21। इसी प्रकार Q3 कारण निकाला गया, Qn के कारण निकाला गया। तो अध्यारोपण सिद्धांत जैसा बताया गया योग के बराबर, तो सबको जोड़ करके परिणामी बल की गणना की गई। क्लियर है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में
स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो टॉपिक जो हमारा वो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसके कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर उसमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो उस पर बल युग्म का मतलब दो बल लगते हैं और दोनों बल के मान जो होते हुआ परिमाण बराबर होते हैं, लेकिन दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं तो उसे बल युग्म लगने वाले बल युग्म को क्या कहते हैं? बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसको मान लेंगे कि यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको बताया कि यदि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। और वह क्या कार्य करता है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में वो वैद्युत द्विध्रुव को भी घुमाने का प्रयत्न करता है। तो उसी बल युग्म को ही हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसको हम टाउ से व्यक्त करते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र
ई है, जिसपे एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिनके आवेश -q तथा +q हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित। वैद्युत द्विध्रुव आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं और दोनों आवेश परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह जो वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ +q आवेश पर भी बल लगेगा और उतना ही बल -q आवेश पर भी लगेगा विपरीत दिशा में। दोनों बल आपस में समान होंगे परिमाण में, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो यह बल इसको इस तरह घुमाने का मतलब, यह +q आवेश का बल इस दिशा में आएगा तो ये इसे इस दिशा में लेकर जाएगा। जब ये इस प्रकार से घुमाने का प्रयत्न करेंगे तो जो वैद्युत द्विध्रुव होगा ये आपका एक समय ऐसा आएगा कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो जाएगा। तो इसी दोनों बलयुग्म आघूर्ण को ही प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। इनके बीच की लंबवत दूरी हमारी होती है 2l sin थीटा होता है। तो इसको मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं, तो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, सीधी सी बात हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे। इसको मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इनके बीच की लंबवत दूरी 2l sin थीटा 2l sin थीटा है। q +q और -q पर लगने वाला बल युग्म, तो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण बराबर होगा, बल युग्म आघूर्ण बराबर होगा बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। बल युग्म आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। बल हमारा F है, बीच की लंबवत दूरी है 2l sin थीटा। अब F बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में आपको पढ़ाया गया कि वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू होता है F/Q। यहाँ से अगर F निकालेंगे तो E इंटू क्या आएगा, Q आएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल होगा। फिर यहाँ हम लिखेंगे परंतु F इक्वल टू होता है E इंटू Q, इसलिए टाउ इक्वल टू आ जाएगा, F के स्थान पर रखेंगे E इंटू Q इंटू 2l साइन थीटा। अब यहाँ देखिए 2QL बराबर क्या होता है, P होता है, तो टाउ बराबर यहाँ P होगा, P का गुणा E मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा PE साइन थीटा। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो टाउ बराबर हमें प्राप्त होता है PE साइन थीटा। यही हमारा बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है।
अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसकी अभी कई कंडीशन हमारी है, कब वैद्युत बल अधिकतम होता है, कब बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा, कब बल युग्म आघूर्ण शून्य होगा। इसको पहले नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। नोट हो गया। इसकी कई स्थितियां होती हैं, तो विशेष स्थिति के अंतर्गत नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका होता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में हो तो उस पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता। इसके कहने का मतलब है कि अर्थात थीटा बराबर क्या होगा, जीरो। जब हम थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा पी ई साइन जीरो होगा, और साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे टाउ बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। दूसरी इसकी स्थिति होती है कि यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव जो हो वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में ना हो करके लंबवत दिशा में हो। तो जब लंबवत दिशा में होगा तो टाउ होगा पी ई साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और साइन के लिए जो 90 अंश का मान 1 होता है वह सबसे अधिकतम होता है। तो इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ बल युग्म आघूर्ण का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो टाउ मैक्सिमम बराबर हमें प्राप्त होता है पी ई, या यहाँ से द्विध्रुव ई बराबर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो टाउ मैक्सिमम बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के हम लंबवत दिशा में रखेंगे तो लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होगा उसका मान सबसे अधिकतम होता है। और तीसरी इसकी कंडीशन होती है, यदि थीटा बराबर तीसरी कंडीशन होती है, यदि थीटा बराबर मतलब वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाए कोण बनाते हुए कितना, 180। 180 डिग्री का मतलब है कि यह समांतर रहे लेकिन क्या रहे, विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो टाउ बराबर हमें प्राप्त होता है पी ई साइन 180, और साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है, जीरो होता है। जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ बराबर भी क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के पर समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखें तब भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। नोट कर लेंगे अच्छी तरह से इसे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।